नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास नंबर 21। इससे पहले हमने ये जो हमारा समुद्र मंथन जो बैच चल रहा है, इसके हमने 20 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करूंगा कि आपने पीछे की सारी क्लासेस देख ली हैं। क्योंकि साथी क्या होता है कि आप अगर रेगुलर देखते हो, क्लासेस को कंटिन्यूटी बनाए रखते हो, तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बताता हूं वो सारे कॉन्सेप्ट आगे के क्वेश्चनों में काम आते हैं, है ना। तो जिससे कि हम रिवीजन करेंगे बार बार में, वो बातें मैं बार बार आपको बताऊंगा जिससे कि आपको याद हो जाएंगी और जो कॉन्सेप्ट है साथी वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खास तौर से हमारी रेलवे का जो एग्जाम होता है उसके अंदर एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें से 5 या 7 चैप्टर ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी अगर 5 या 7 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 70 से 80% जो सिलेबस है वो साइंस का कंप्लीट हो जाता है। रेलवे की बात करें तो उसमें एक आपका आता है कार्य का टॉपिक, एक आपका आता है गति का टॉपिक, एक आता है विद्युत धारा का टॉपिक, एक प्रकाश का टॉपिक आता है ना। एक आपका परमाणु संरचना के बारे में आता है, एक आपकी आवर्त सारणी आती है ना। इसी प्रकार से हम मानव शरीर में बायोलॉजी की बात करें तो मानव शरीर यानी श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ना, पादप जगत, जंतु जगत, उत्तक, इनके बारे में पढ़ लेते हो, इतनों के बारे में इतने टॉपिक, तो आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। तो इन्हीं के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। वैसे मैं आपको 14,000 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आपका निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा अपनी तैयारी के अंदर, आपको साइंस के अंदर बूस्ट देखने को मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बस आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, जो मैं आपको वीडियो देता हूं उनको अच्छे से समझना पड़ेगा और जो मैं आपको बोर्ड के ऊपर बताता हूं, जो डिस्कशन बताता हूं, उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को ज्यादा देरी न करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। यानी इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सी स्थिति के अंदर काम नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर आप देखोगे ना, इसमें देखा है कि एक पवन चक्की है, वो कुएं से क्या कर रही है, पानी निकाल रही है। पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। मान लो ये इस प्रकार से कुआं है और इस कुएं के अंदर से पानी बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो पवन चक्की क्या करेगी, उस फैन बेल्ट को घुमाएगी, मतलब उस बेल्ट को क्या करेगी, घुमाएगी, और बेल्ट को घुमाने से वो घिरनी घूमेगी, घूमने से वो बेल्ट घूमेगा और बेल्ट घूमने से वो पानी क्या है, बाहर आएगा। यानी कहने का मतलब उस पवन चक्की ने जो बल लगाया वो इस प्रकार से ऊपर की ओर लगाया। यानी इसके अंदर क्या किया, बल भी लगाया गया है इस बेल्ट के ऊपर, और इस बेल्ट ने क्या कर दिया, पानी भी निकाल दिया, पानी भी निकाल दिया। यानी इसका विस्थापन भी बार बार हो रहा है, यानी पानी का विस्थापन हो गया। यानी पानी नीचे था और वो यहां से कहां आ गया, ऊपर की साइड आ गया, मतलब बाहर आ गया। इसका मतलब पानी का विस्थापन भी यहां पर हुआ है और यहां पर बल भी लग रहा है। और जब बल और विस्थापन दोनों होते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि कार्य हो रहा है। तो इसका मतलब पहली स्थिति के अंदर तो आपका कार्य होगा। और आपको पूछा क्या गया है कि आपको यह पूछा है कि किस स्थिति के अंदर काम नहीं हो रहा। तो पहली स्थिति के अंदर तो काम हो रहा है, यह तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखो कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। एक गधा है, वो अपनी पीठ के ऊपर वजन लेकर के चल रहा है। मान लो इस प्रकार से ये गधा है, मान लो ये गधा है और इसके ऊपर हमने क्या रखा है, क्या रख रखा है, इसकी पीठ के ऊपर वजन रख रखा है। तो इस वजन ने जो बल लगा रखा है वो नीचे की ओर लगा रखा है। इस वजन ने जो बल लगाया नीचे की ओर, और जो इसका विस्थापन है मान लो वो आगे की ओर है। तो विस्थापन और बल के बीच में कितने डिग्री का कोण बना साथी, 90 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का कोण बना है मेरे प्यारे साथी, तो इसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कार्य शून्य, क्योंकि यहां पर हम कोस थीटा का मान, थीटा की जगह हम कितना ले लेंगे, 90 डिग्री का में ले लेंगे। और साथ ही कोस 90 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 0 होता है। और जब इस 0 का मान आप एफ एस कोस थीटा के अंदर रखते हो, यानी इस कोस 0 डिग्री का मान आप 0 रखते हो, तो इस 0 को गुणा करने पर ये पूरा मान क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और आपको यही पूछा है कि किस स्थिति के अंदर काम नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपका काम नहीं हो रहा है। क्लियर है बात है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, कि सुमन एक पुल में तैर रही है। सुमन इस प्रकार से तैर रही है तो वो अपने हाथ और पैर से पानी को पीछे धकेल रही है, तो वो बल भी लगा रही है, बल पीछे की ओर है और उसका विस्थापन आगे की ओर है। हाँ, कार्य ऋणात्मक जरूर है लेकिन उसमें कार्य हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि सुमन काम नहीं कर रही है, सुमन काम कर रही है भाई, है ना। वो विस्थापन भी पैदा कर रही है अपने आप में और वो बल भी लगा रही है, और विस्थापन और बल दोनों हैं और विपरीत दिशा में है, तो काम ऋणात्मक होगा लेकिन होगा जरूर। इसी प्रकार से बात करते हैं कि जब एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है तो इंजन आगे की ओर बल लगाएगा, उसके पीछे पीछे ट्रेन आएगी, यानी बल
और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में, तो इसमें किया गया कार्य धनात्मक हो जाएगा। तो आपको तो ये पूछा है कि कौन सा कार्य किस स्थिति के अंदर काम नहीं हो रहा है, तो हम ये कह देंगे कि जब गधा अपनी पीठ के ऊपर वजन लेकर आगे चलेगा ना, तो उस स्थिति में काम नहीं होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा भी चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको पीछे की दो जो क्लास मैंने करवाई हैं, उन दोनों क्लासों के अंदर, तीनों क्लासों के अंदर मैंने आपको कार्य के बारे में अच्छे से बता दिया है। जो कार्य है ना उसके बारे में मैंने आपको पीछे 3 क्लास करवा दी है कार्य की, और कार्य का जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो पीछे की क्लास देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैं कार्य की जो बेसिक जानकारी थी वो सारी बता चुका हूं, जिससे कि आपको ये क्लास देखने में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या है देखो अच्छे से। क्वेश्चन है मेरे साथी कि 20 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो F का मान है, बल का जो मान है वो कितने न्यूटन है साथी, 20 न्यूटन है मेरे प्यारे लाडले, 20 न्यूटन है। और इसमें जो विस्थापन है यानी S का जो मान है साथी वो कितना है, 4 मीटर है। और बल की दिशा में ही दे रखा है ना, बल की दिशा में ही 4 मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है। यानी दिशा दोनों की क्या है, समान है। बल व विस्थापन की दिशा क्या है, समान। बल व विस्थापन की दिशा दोनों में क्या है, समान है। दिशा इनमें समान है। अगर बल और विस्थापन की दिशा समान है साथी, तो बल यानी F और S के बीच में जो कोण बनेगा, जो थीटा बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। क्योंकि इसी साइड में तो क्या है, मान लो बल है, और इसी दिशा में क्या है आपका विस्थापन है। तो बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में, इसका मतलब जो आपका कोण बनेगा वो कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। अब आपको सिर्फ मान रखना है, W का मान ज्ञात करना है, तो आप लिखोगे W बराबर FS कोस थीटा, और साथ ही F का मान आपको 20 दे रखा है, S का मान आपको 4 दे रखा है, गुणा कोस थीटा का मान आपको लिखना है कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 80, ये क्या हो जाएगा 80। लेकिन कार्य का मात्रक क्या होता है आपका, जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो 80 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप क्वेश्चनों को, आंसरों को, मतलब ऑप्शन को देखोगे ना, तो सभी के अंदर आपको 80 दे रखा है, लेकिन आपको मात्रक का भी पहचान करनी पड़ेगी, मात्रक की भी पहचान करनी है, इसमें जूल लगेगा क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। क्लियर है बात है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप बिना सोल्व करे कर सकते थे, क्योंकि सभी के अंदर 80 है, इसका मतलब उत्तर तो 80 होगा, लेकिन कार्य का मात्रक क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए था। डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन इसका करने का जो फॉर्मूला है, सॉल्यूशन जो है ना, वो मैंने आपको बता दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे करवा चुका हूं। चलिए आगे बात करते तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि, पढ़ो अच्छे से तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊंचाई पर अपने सर के ऊपर रख लेता है। अब भूमि से 1 मीटर ऊंचा उसका क्या है, सर है, अपने सर के ऊपर वो क्या कर लेता है, उस भार को रख लेता है। तो उसके द्वारा सामान पर किया गया काम पूछा है आपको, सामान के ऊपर उसने कितना काम किया। क्लियर है बात है। तो उसने उस सामान के ऊपर कितना काम किया, यानी एक व्यक्ति था इस प्रकार से, इस व्यक्ति की जो हाइट थी ना मेरे साथी, इस व्यक्ति की जो हाइट थी वो यहां से लेके यहां तक कितने मीटर थी, तो 1.5 मीटर थी। तो उसने क्या किया, यहां इस जमीन से एक सामान को उठाया और उस सामान को अपने सर के ऊपर इस प्रकार से रख लिया। तो इस व्यक्ति ने इस सामान के ऊपर कितना काम किया वो पूछा है आपसे, इस सामान के ऊपर कितना काम किया। अगर यही पूछ लेता कि व्यक्ति के द्वारा किया गया काम बताइए, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, अगर व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अगर आपको पूछ लिया जाता, तो आप क्या करते, इसमें FS कोस थीटा वाला सूत्र लगाते। अगर आपको यहां पर क्या दिया होता, 15 केजी की जगह 15 न्यूटन दिया होता, 15 केजी की जगह आपको 15 न्यूटन दे दिया होता, और आपको यह पूछ लिया होता कि व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य पूछिए बताइए, तो आपको यह सूत्र लगाना पड़ता, क्योंकि न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। तो F का मान 15 हो जाता, और S का मान आप क्या लेते, S का मान ये ले लेते, क्योंकि इसमें विस्थापन कितना हुआ है वस्तु का, 1.5 मीटर का। और कोस थीटा का मान आपको देखना पड़ता कि इसमें क्या है, आपकी जो वस्तु है, वस्तु का विस्थापन तो ऊपर की ओर है, वस्तु का विस्थापन क्या है, ऊपर की ओर, और आपका जो बल है वो किस साइड लगेगा, नीचे की ओर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा। यानी बल और विस्थापन की दिशा क्या हो जाएगी इसमें,
बल और विस्थापन की दिशा इसमें विपरीत हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, कोस 180 डिग्री काम में ले लेते। लेकिन अब आपको क्या पूछा है, अब आपको सामान के ऊपर किया गया कार्य पूछा है, तो हमें देखो क्या करना है, यानी ये जो वजन था ना, ये जो आपकी वस्तु थी, ये कितने केजी की थी, तो 15 केजी की वस्तु थी। यानी इसमें m का मान आपको दे रखा है, वो 15 केजी दे रखा है। m मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, तो इस केजी के आधार पर हम किसका मान लिख लेंगे, m का मान 15 केजी लिख लेंगे। और आपको क्या दे रखा है, इसमें कितने मीटर ऊंचाई पर रखता है वो साथी, वो रखता है आपके 1.5 मीटर ऊंचाई पर, यानी हाइट का जो मान है वो इसमें क्या है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो आपका आ गया m और h, एक मान आपको और काम में लेना है, यहां पर g का मान काम में लेना है, और g को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 भी होता है और 10 भी होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि 9.8 लेना है या 10 लेना है, तो वो आप कहां से देखोगे, वो आप ऑप्शन से देखोगे, या आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको ये काम में लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जी बराबर आपको क्या लेना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो अब देखो, तो अब क्या करेंगे, जी का मान हम ये काम में ले लेंगे। अब हमें पता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mgh होता है, ये सूत्र होता है हमारा, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो डब्ल्यू का मान ज्ञात करने के लिए m का मान 15 है और g का मान कितना है 10 और गुणा h का मान 1.5। अगर आप इनको गुणा करते हो, 150 को आप गुणा करते हो कितने से, 1.5 से, तो इसमें आएगा 225 और 1 के बाद पॉइंट, यानी इसमें कितना आ जाएगा 200, इसको गुणा करना है मेरे साथी। अच्छा 1.5 मीटर नहीं है, वो 1 मीटर है, मैंने 1.5 कर दिया, यहां पर कितना है 1 मीटर है, देखा ना 1 मीटर, 1.0 मीटर, तो यहां पर हम 1 करेंगे तो 150 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा साथी, 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150 जूल। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना, अरे बता दो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में आप अपनी डाउट है वो लिख सकते हैं, आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य होता है यदि है, मतलब कार्य कब होना माना जाता है, जब ऊर्जा होती है, जब ऊर्जा होती है तो ही क्या माना जाता है, कार्य होना माना जाता है। यानी कार्य और ऊर्जा इसीलिए तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कार्य और ऊर्जा कब होते हैं बराबर, क्यों होते हैं बराबर, क्योंकि कार्य तभी होना माना जाता है जब क्या होती है, उसमें ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा के बिना कार्य संभव नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात है, ऊर्जा के बिना कार्य होना संभव नहीं है, कार्य करने के लिए ऊर्जा होनी जरूरी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो पढ़ाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, कोई भी काम करने के लिए मैं क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कहने का मतलब कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, कार्य एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा ही होती है। क्लियर है बात, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता है तो किया गया कार्य जो होता है वो कितना होता है या कैसा होता है। देखिए यहां पर बात की है लंबवत की, यानी विस्थापन और बल के बीच दोनों जो है ना वो क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। यानी मान लो कि बल ऊपर की ओर है, मान लो बल ऊपर की ओर है और विस्थापन इस साइड है, ये तो आपका विस्थापन है और ये क्या है आपका बल है, और बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण है, तो किया गया कार्य कितना होगा ये आपसे पूछा है, किया गया जो कार्य होगा वो कैसा होगा, कितना होगा वो आपसे पूछा है। तो आपको पता है यहां पर 90 डिग्री है तो हम कोस थीटा का मान कितना ले लेंगे, यहां पर 90 डिग्री ले लेंगे, यानी कोस थीटा की जगह कितना लेंगे 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का जो मान है साथी वो होता है आपका 0। तो अगर हम W का मान ज्ञात करेंगे F गुणा S गुणा कोस 90 डिग्री, तो F गुणा S गुणा कोस 90 डिग्री का मान आपका 0 हो गया, और 0 का गुणा इसके साथ करेंगे तो W का मान कितना आ जाएगा साथी 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, तो किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है आपका शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है बात, क्लियर है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया 5 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। अब हम कार्य की निर्भरता की बात करते हैं, कार्य किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। देखिए अगर हम कार्य की बात करते हैं मेरे साथी, कार्य की बात करते हैं तो कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो देखो यहां पर ये जो थीटा है ना, थीटा ये क्या है, बल व विस्थापन के बीच में कोण है,
बल व विस्थापन के बीच कोण। बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है उसको हमने क्या नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया। ये जो थीटा है ना, ये थीटा, ये इन दोनों के बीच का कोण है। अब अगर हम बात करें कार्य की निर्भरता की, कार्य की जो निर्भरता है यानी कार्य किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, तो अगर हम निर्भरता की बात करें साथी, तो जो कार्य है वो एक तो किसके ऊपर निर्भर करता है, बल के ऊपर। एक तो किसके ऊपर निर्भर करता है, बल के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर निर्भर करता है, इस एस के ऊपर। एस का मतलब होता है विस्थापन, यानी विस्थापन के ऊपर भी क्या करता है, निर्भर करता है। और एक किसके ऊपर निर्भर करता है, कोण के ऊपर निर्भर करता है। यानी बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है ना, बल व विस्थापन के बीच का कोण, बल व विस्थापन के बीच जो कोण होता है उसके ऊपर भी क्या करता है, हमारा कार्य निर्भर करता है। यानी कार्य जो होता है वो इन तीन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। ये तीन कारक आपको याद होने चाहिए कि कार्य किन किन कारक के ऊपर निर्भर करता है, तो इन तीन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। और क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि निम्न में से कार्य किसके ऊपर निर्भर नहीं करता। तो पहला देखो ऑप्शन नंबर ए, प्रयुक्त बल, बिल्कुल बल के ऊपर तो निर्भर करता है। दूसरा देखो वस्तु के द्रव्यमान पर। यहां पर मैंने द्रव्यमान की कोई बात बताई है क्या, आप कहोगे नहीं बताई भैया, तो नहीं बताई तो साथी हमारा जो W होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और यही आपसे पूछा है कि किस कारक के ऊपर निर्भर नहीं करता, तो साथी ऑप्शन नंबर बी के ऊपर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ लाडलो, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, अधिक कार्य कौन करेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कार्य की, अगर हम कार्य की अधिक कार्य की बात करते हैं, सबसे पहला दे रखा है हथौड़ा, उठा हुआ हथौड़ा। पहले में दे रखा है उठा हुआ हथौड़ा, यानी हमने हाथ से इस प्रकार से हथौड़ा, हाथ में हथौड़ा उठा रखा है। और दूसरा दे रखा है एक घूमता हुआ पहिया, यानी उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। और तीसरा दे रखा है तेजी से आता हुआ पत्थर, यानी तेजी से पत्थर आ रहा है, उसमें भी गतिज ऊर्जा है। और एक आपको दे रखा है डी में एक चली हुई गोली, यानी जो बंदूक से जो गोली चलती है उसमें भी क्या है, गतिज ऊर्जा है। कहने का मतलब जो W होता है वो किसके बराबर होता है साथी, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य जो होता है W जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर एक है ना, ए, इसमें तो क्या दे रखी है आपको, स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, स्थितिज ऊर्जा। और जो 3 ऑप्शन और दे रखे हैं ना, इनमें आपको क्या दे रखा है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण दे रखा है, गतिज ऊर्जा का। अब आपको यह देखना है कि इन सभी में से सबसे अधिक ऊर्जा किसके अंदर है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी ना उसी के अंदर कार्य क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसके अंदर ऊर्जा ज्यादा होगी उसी के अंदर क्या होगा, कार्य ज्यादा होगा। तो साथी अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखोगे ना, चलती हुई गोली, यानी गोली की जो रफ्तार होगी ना, रफ्तार, उसका वेग होगा वो तेज होगा। एक इस प्रकार से आप पत्थर को फेंकते हो, पत्थर को फेंकते हो, एक आप क्या करते हो, इस प्रकार से ऊपर थोड़ा उठाते हो, उसको नीचे मारते हो इस प्रकार से। तो एक तो उसकी मतलब गति, और एक पत्थर की गति, एक घूमते हुए पहिए की गति, और एक आपकी गोली होती है। गोली की स्पीड अगर आप थोड़ी लॉजिक के अनुसार सोचो ना, तो गोली की स्पीड इन सभी से क्या होती है, ज्यादा होती है। और जिनकी स्पीड ज्यादा होगी उनके अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, और जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी साथी उनका कार्य भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। 8 नंबर क्वेश्चन कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सर के ऊपर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी उसने सामान के ऊपर कितना कार्य किया, ये आपसे पूछा है। तो देखिए कितने केजी का सामान है, तो आप कहोगे 10 केजी का सामान है, यानी कहने का मतलब एम का मान जो दे रखा है वो आपको 10 केजी दे रखा है। और इसमें जो हाइट दे रखी है, कितनी ऊंचाई पर रखता है वो, तो 1.2 मीटर के ऊपर रखता है, यानी उसमें एच का मान है वो आपका 1.2 मीटर है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, कार्य आपको पूछा है, डब्ल्यू का मान आपको पूछा है। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा mgh। अगर हम डब्ल्यू की बात करते हैं तो एम का मान आपको 10 दे रखा है, और जी का मान आपको या तो क्वेश्चन के अंदर दिया मिलेगा, भाई आपको ये काम में लेना है, अगर नहीं दिया मिले तो आप 9.8 भी काम में ले सकते हो और 10 भी काम में ले सकते हो। तब आपको ये देखना है कि 10 तो आप जब काम में लोगे जब आपके ऑप्शन में पॉइंट में उत्तर नहीं दे रखे हैं। अगर पॉइंट में दे रखे हैं तो आप 9.8 काम में लोगे, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में बता रखा है कि आपको जी का मान 10 लेना है और एच का मान आपका क्या है, 1.2 है। अगर आप इनको गुणा करते हो तो ये आता है 100 गुना
1.2 और 12 को आप 1 से गुणा करते हो तो आता है 12 और आगे क्या आ जाते हैं आपके 2 जीरो। अब एक पॉइंट के बाद एक संख्या के बाद आपका पॉइंट लगेगा यानी 120 आपका इसका उत्तर आएगा। जब आप 1.2 को और 100 को गुणा करते हो तो कितना उत्तर आता है? 120 उत्तर आता है और इसके आगे क्या लग जाएगा आपका? जे लग जाएगा, मतलब जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए बात करते हैं साथी 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अधातुओं के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बहुत सारे कथन दे रखे हैं, इनमें से सत्य कथन आपको पहचान करनी है। अधातुओं के बारे में सत्य कथन आपको पूछा है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अधातुओं की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अधातुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर हमें अधातुओं की विशेषताएं याद है ना तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें हेडिंग लगानी है अधातुओं की विशेषताएं। अधातुओं की विशेषताएं, अधातुओं की विशेषताएं। अगर हम अधातुओं की विशेषता की बात करें मेरे साथी तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अधातुओं की संख्या कितनी है। इनकी संख्या प्रकृति के अंदर साथी 27 है, 27। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको बहुत सारी किताब के अंदर, बहुत सारी बुक के अंदर आपको 22 भी मिल सकता है। या तो आपको 27 मिलेगा या आपको मिलेगा 22। अब आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में 27 दे रखा है या 22 दे रखा है। दोनों एक साथ नहीं देंगे आपको, क्योंकि यह आपका नया डाटा है और यह आपका पुराना डाटा है। नए डाटा के अनुसार अधातुओं की संख्या कितनी हो गई है? 27। इस 27 में से जो आपकी 15 जो है ना, 15 अधातु वो तो किस अवस्था में है साथी? ठोस अवस्था में है। और इस 27 में से जो आपकी जो 11 है वो आपकी गैस अवस्था में है। और साथ ही एक जो बचती है वो बचती है आपकी, एक बचती है वो बचती है द्रव अवस्था में। एक इसमें द्रव अवस्था में है और वो द्रव अवस्था में कौन सी है उसका नाम मैं आपको बता देता हूं। उसका नाम है साथी ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है वो आपकी क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु होती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र जो अधातु होती है वो कौन सी होती है? आपकी ब्रोमीन होती है। क्लियर है? तो इतनी बात तो ये याद रखनी थी। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं, एक नंबर विशेषता की बात करते हैं। इसकी एक नंबर विशेषता क्या है? जो आपकी जो अधातु होती हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद अपने ऊपर क्या कर लेती हैं? ऋणायन का निर्माण कर लेती हैं। यानी क्या करती हैं? ऋणायन बनाती हैं। क्या करती हैं? ऋणायन बनाने का जो काम है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। अब कैसे याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है? जैसे आप किसी से पैसे ले लेते हो, आप ग्रहण करते हो पैसे, तो आपके ऊपर क्या चढ़ जाता है? ऋण चढ़ जाता है, कर्जा हो जाता है, ऋण। तो इसी प्रकार से आप याद रखोगे कि जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करती हैं? अपने ऊपर ऋणायन बनाने का काम करती हैं। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है मेरे साथी? ये जो आपकी अधातुएं होती हैं इनका जो गलनांक और जो कमथनांक होता है, इनका जो गलनांक व कमथनांक जो होता है, गलनांक और जो कमथनांक होता है वो क्या होता है? कम होता है, निम्न होता है, यानी कम होता है। तीसरे की बात करते हैं तो ये जो आपकी धातुएं अधातुएं जो होती हैं, अधातुएं ये क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है मेरे साथी, विद्युत की कुचालक आपकी अधातुएं होती हैं, लेकिन एक आपकी अधातु है ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, यानी कहने का मतलब कार्बन का ही दूसरा रूप है। ये एक प्रकार का कार्बन है आपका। तो ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट वो अधातु है, लेकिन फिर भी ये क्या होती है? सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उस अधातु का नाम बताइए जो सुचालक होती है। तो एक ऐसी अधातु है इस प्रकृति के अंदर जो क्या होती है? सुचालक होती है, उसका नाम है ग्रेफाइट। क्लियर है बात? ये एक अपवाद है। इसी प्रकार से एक आपको याद रखना है कि जो धातुएं होती हैं इनके अंदर चमक नहीं पाई जाती, चमक नहीं पाई जाती। जो आपकी अधातुएं होती हैं इनके अंदर चमक नहीं पाई जाती। लेकिन साथ ही याद रखना है अपवाद के तौर पर आपका आयोडीन, अपवाद के तौर पर आपको एक आयोडीन नाम याद रखना है। आयोडीन जो है ना वो अधातु है, लेकिन फिर भी क्या है? ये चमकीली होती है। क्या होती है? ये चमकीली होती है। मैंने क्या बताया कि जो अधातुएं होती हैं वो आपकी चमक रहित होती हैं, बिना चमक की होती हैं, लेकिन अधातु होते हुए भी आयोडीन आपकी चमकीली होती है। इसी प्रकार से 5 नंबर आपको याद रखना है मेरे साथी, जो आपकी अधातुएं होती हैं इनमें तन्यता व आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता, गुण नहीं पाया जाता। अब ये होता क्या है?
ये होता क्या है देखो, तन्यता का मतलब होता है तनना, इस प्रकार से खींचने पर तन जाए, और आघात वर्ध्यता का मतलब होता है, आघात का मतलब चोट और वर्ध्यता का मतलब बढ़ना, चोट मारने पर इस प्रकार से फैलना। तो अधातुओं के अंदर तन्यता और आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। क्यों? इस दोनों का कारण क्या है? क्योंकि ये बंगूर होती हैं। क्या होती हैं? ये बंगूर प्रकृति की होती हैं, बंगूर प्रकृति की, इनके अंदर बंगूरता का गुण होता है। बंगूर प्रकृति का मतलब होता है कि इसको चोट मारने पर ये टूट जाती है, चोट मारने पर क्या हो जाती है? छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाती हैं। इस टूटने के गुण को क्या कहा जाता है? बंगूरता कहा जाता है या बंगूर प्रकृति कहा जाता है। यानी अधातुओं के अंदर तन्यता और आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है? बंगूर प्रकृति होती है। क्लियर है बात है? इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है मेरे प्यारे साथी, विद्युत के बारे में बता दिया, कवंतनाक और गलनांक के बारे में बता दिया, चमक के बारे में बता दिया, तन्यता और आघात वर्ध्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक आपको याद रखना साथियों कि इनमें ध्वनि नहीं पाई जाती, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। यानी कहने का मतलब ये जो आपकी अधातुएं जो होती हैं इनमें क्या नहीं पाया जाता? ध्वनि उत्पन्न करने का गुण नहीं पाया जाता। और जो ध्वनि उत्पन्न करने का जो गुण होता है इसको कहा जाता है निनादी, निनादी गुण, या फिर इसी को कहा जाता है सोनोरस का गुण। सोनोरस क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न करने के गुण को हम सोनोरस कहते हैं। कहने का मतलब आपकी जो अधातुएं होती हैं इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? तो इनके अंदर मेरे साथी ध्वनि उत्पन्न करने का गुण इसके अंदर नहीं पाया जाता, ध्वनि उत्पन्न करने का गुण इनके अंदर नहीं पाया जाता है। क्लियर है बात है? ध्वनि उत्पन्न करने का गुण इसके अंदर नहीं पाया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा एक आप याद रख सकते हो साथी कि जो अधातुएं आपकी होती हैं वो ठोस भी होती हैं, वो गैस भी होती हैं, और वो क्या होती हैं? द्रव भी होती हैं। यानी कहने का मतलब आपकी जो अधातुएं होती हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो इतनी सारी विशेषताएं आपको अधातुओं के बारे में याद रखनी है। अगर इतनी विशेषताएं आप याद कर लेते हो ना तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मेरे साथी। क्लियर है बात है? कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को देखो क्या है कि अधातुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं। यह बात तो सही है, और ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बंद बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करती हैं और ये क्या करती है? ऋणायन भी बनाती हैं। ये बात मैंने बताई है ना आपको। और ऑप्शन नंबर ए में भी ये दे रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाने का काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन और दे रखे हैं ना आपको, वो सारे गलत दे रखे हैं, पढ़ के देख सकते हो आप। ऑप्शन नंबर बी को देखो कि अधातुएं प्रकृति में ऋणात्मक होती हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं। नहीं साथी, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। आपको तो सही बताना था, तो सही आपका कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए था। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, इसमें दे रखा है कि अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बंद बनाती हैं। ये बात भी ऊपर वाली जैसी है, गलत है। अगर हम बात करते हैं डी की, डी ऑप्शन में दे रखा है कि अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तो करती हैं लेकिन ये क्या नहीं होती? धनात्मक नहीं होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं, ऋणायन बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी उपधातु नहीं है? उपधातु नहीं है, यानी उपधातु के बारे में आपको पता होना चाहिए मेरे साथी। अगर उपधातु की बात करते हैं तो आपकी उपधातुओं की जो संख्या है वो कितनी है? उपधातुओं की जो संख्या है वो है आपकी 7। और उपधातुओं का दूसरा नाम होता है अर्धधातु। इसको हम अर्धधातु के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या कहा जा सकता है? इनको अर्धधातु के नाम से भी इनको जाना जा सकता है। और इनकी संख्या 7 है। इसमें सबसे पहली आपकी आती है बोरोन। एक है आपकी बोरोन, दूसरी जो है ना आपकी, उसका नाम है मेरे साथी सिलिकॉन, दूसरे का नाम है सिलिकॉन, और जो आपकी 3 नंबर है वो है जर्मेनियम, जर्मेनियम, और आपकी जो 4 नंबर है उसका नाम है आर्सेनिक, आर्सेनिक। 5 नंबर जो है उसका नाम है एंटीमनी, एंटीमनी, और आपकी जो 6 नंबर है उसका नाम है एंटीमनी, आर्सेनिक, और इसके बाद आपका आता है टेलुरियम, टेलुरियम, और इसके बाद आपकी जो 7 नंबर आती है उसका नाम है पोलोनियम, पोलोनियम। ये आपकी 7 उपधातुएं हैं। ये 7 क्या हैं? आपकी उपधातुएं। अब आपको यही पूछा है कि निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है।
सिलिकॉन को देखोगे तो सिलिकॉन तो आपकी उपधातु है। ऑप्शन नंबर बी को देखो एंटीमनी, एंटीमनी भी आपकी क्या है, उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी को देखो आर्सेनिक, आर्सेनिक भी आपकी क्या है, उपधातु है। तो आपकी जो ऑप्शन नंबर डी है ना सेलेनियम, सेलेनियम आपकी धातु नहीं है साथी। सेलेनियम एक प्रकार की आपकी धातु होती है, क्या होती है, धातु। क्लियर है बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, धातु कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को देखो पीबी, पीबी जो है ना पीबी, इसको कहा जाता है लेड, पीबी को कहा जाता है लेड, और लेड आपकी एक प्रकार की धातु होती है, इसको कहा जाता है पारा, लेड या फिर पारा। जो लेड या जो पारा होती है वो एक प्रकार की धातु है। स्कैंडियम एससी, एससी का मतलब होता है स्कैंडियम, एससी का मतलब स्कैंडियम, और स्कैंडियम भी एक प्रकार की आपकी धातु होती है मेरे साथी। स्कैंडियम भी क्या है, धातु है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है जीए, जीए, और जीए का दिखेगा आपको, यहां शायद दिखेगा नहीं, चलो थोड़ा सा नीचे बताता हूं आपको। जीए, जीए का मतलब होता है गैलियम, क्या होता है, गैलियम, और गैलियम भी एक प्रकार की आपकी धातु होती है। गैलियम भी क्या होती है, एक धातु होती है। और इसमें इसके बाद में देखा आपको एस आई, एस आई का मतलब होता है सिलिकॉन, एस आई का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन एक प्रकार की आपकी उपधातु है। तो आपको तो ये पूछा था कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो धातु नहीं है, वो तो क्या है, आपकी उपधातु है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं हम, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें दो मैंने धातु आपको बताई हैं, दो धातु बताई, इसमें बताइए मैंने धातु, एक तो पारा, ये जो पारा होती है ना, पारा, पारा ये सामान्य ताप पर, ये सामान्य ताप के ऊपर, सामान्य ताप के ऊपर किस अवस्था में मिलती है, तो साथी द्रव अवस्था में मिलती है। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सामान्य ताप के ऊपर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताओ, तो उसका नाम है साथी पारा। इसके बाद हम बात करते हैं गैलियम की, गैलियम, और गैलियम के साथ साथ में एक और है आपकी सीजियम। गैलियम और सीजियम ये दो ऐसी धातुएं हैं जिनको हथेली पर रखने से ये पिघलने लगती हैं, हथेली पर रखने से, हथेली पर रखने से पिघलती हैं, पिघलती हैं। कहने का मतलब इनका जो गलनांक, और जो गलनांक जो होता है ना, गलनांक वो क्या होता है, बहुत कम होता है। इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है ना, उस शरीर के टेम्परेचर के कारण ही ये क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। इतनी ये क्या है, मुलायम धातुएं हैं, इतनी मतलब नाजुक धातुएं हैं, इतनी क्या है ये, मतलब कम गलनांक वाली धातु हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम क्या कर सकते हैं, हथेली पर रखने से वो पिघलने लगती है, तो उसका नाम है मेरे साथी सीजियम और गैलियम। एक आपकी होती है सोडियम धातु, एक होती है सोडियम। सोडियम जो धातु है ना, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाली जो धातु उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेरे साथी सोडियम। क्या नाम है, सोडियम। हथेली पर रखने से पिघलने वाली धातु कौन कौन सी है, तो गैलियम और सीजियम। और सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो आपकी धातु वो है पारा। इसके साथ साथ ये जो गैलियम और जो सीजियम होती है साथियों, ये कमरे के ताप पर, ये कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर किस अवस्था में मिलती हैं, तो साथी द्रव अवस्था में मिलती हैं। एक तो होता है आपका सामान्य ताप, एक होता है कमरे का ताप। हमारे कमरे का जो तापमान होता है ना, वो सामान्य तापमान से थोड़ा कम होता है ना, कमरे का तापमान थोड़ा सा कम होता है और सामान्य तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर है बात है। तो ये तो सामान्य ताप के ऊपर द्रव अवस्था मिलती है, और ये जो धातुएं होती हैं ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती हैं। दोनों में अंतर है। अगर आपसे सामान्य ताप के ऊपर द्रव अवस्था में पूछे तो उत्तर होगा आपका पारा। अगर आपको कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पूछे तो आपको उत्तर होगा सीजियम और गैलियम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है मेरे साथी कि धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। यानी जो धातुएं होती हैं ना वो विद्युत धनात्मक होती हैं। देखो अगर हम बात करते हैं अधातुओं की, अधातुओं की बात करते हैं मेरे साथी, तो जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं जो होती हैं,
धातु जो होती है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है, और ग्रहण करके यह क्या करती है, ऋणायन का निर्माण करती है, ऋणायन का। लेकिन आपकी जो धातु होती है, धातु ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये क्या बनाती है साथी, तो ये धनायन बनाती है। क्या बनाती है, धनायन बनाती है। ये बात आप अच्छे से याद रखोगे कि आपकी जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, और जो आपकी धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करती है, धनायन बनाने का काम करती है। तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं। सही बात है, धनात्मक होती हैं, लेकिन इसके बारे में सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर ए को देखो कि धातुएं ऋणायन बनाने के लिए, क्या धातुएं ऋणायन बनाती हैं? अरे धातुएं ऋणायन बनाती हैं क्या? आप कहोगे नहीं बनाती, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो आपका गलत है। फिर ऑप्शन नंबर बी को देखो, धातुएं ऋणायन बनाने के लिए, ये ऋणायन बनाने के लिए ये भी गलत है, क्योंकि धातुएं आपकी ऋणायन नहीं बनाती, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखो, धातुएं धनायन बनाने के लिए, हाँ धनायन तो बनाती हैं, धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। बताइए धातु ग्रहण करती हैं क्या? आप कहोगे नहीं करती, वो तो त्याग करती हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखो। फिर आप ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। बिल्कुल, धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, ये त्याग करती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और आपको यही पूछा था कि इसमें से सही कथन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो बिल्कुल क्या है, आपका सही कथन है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक कौन होती हैं? तो साथी धनात्मक कौन होती हैं, धनायन कौन बनाती हैं? तो आप कहोगे धातु बनाती है। कौन बनाती है? धातु। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है ना, धातु, अधातु, अर्धधातु और फिर धातु। वैसे बी ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ये नीचे आ गया, हो जाता है कभी कभी, मानवीय भूल हो जाती है। तो आपकी जो धातु होती हैं वो क्या करती हैं, धनायन बनाने का काम करती है, वो धनात्मक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना इसके अंदर, वैसे तो सी के जगह है ये, लेकिन है बी। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में डाला जा सकता है, तार के रूप में ढाला जा सके। तो साथी ध्यान रखना, एक होता है आपका चद्दर में बदलना, पतली चद्दर में बदलना, धातु को पतली चद्दर में बदलना, पतली चद्दर में बदलना, चद्दर में बदलना। ये जो है ना, ये गुण तो आपका कहलाता है आघात वर्ध्यता का गुण। किसका गुण? आघात वर्ध्यता का गुण। इसको तो कहा जाता है आघात वर्ध्यता। और एक होता है धातु को खींचकर किस में बदलना? तार में बदलना, खींच करके तार में बदलना। ये गुण क्या कहलाता है? तो ये गुण आपका कहलाता है मेरे साथी तन्यता। क्या कहलाता है? तन्यता। तो ध्यान रखना मेरे साथी, किसी भी धातु को खींचकर तार में बदलना क्या कहलाता है साथी? तन्यता कहलाता है, तन्यता का गुण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको नोट के अंदर बताता हूं कि आपको सबसे तन्य धातु पूछ ले, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु का दिखेगा आपको, सबसे अधिक तन्य धातु का जो नाम है ना वो है आपका सोना के बाद आपकी चांदी के बाद आपकी तांबा, इसके बाद आपका एल्यूमिनियम। तो ये 4 धातुओं के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो आपकी सोना होगी, सोना के बाद चांदी होगी, चांदी के बाद तांबा होगी, तांबा के बाद आपकी एल्यूमिनियम होगी। इसी प्रकार से आपको पूछ ले सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय जो धातु है ना, यानी सबसे अधिक चोट मारने पर फैलती कौन सी है? तो उसमें सबसे पहला आपका आता है सोना, इसके बाद चांदी, इसके बाद तांबा, इसके बाद एल्यूमिनियम। यानी यही 4 धातुएं आपकी आघात वर्धनीय हो जाएंगी और यही 4 धातुएं क्या हो जाएंगी? आपकी तन्य धातु हो जाएंगी। एक आपसे पूछा जा सकता है सबसे अधिक सुचालक धातु, सबसे अधिक सुचालक धातु। तो सबसे अधिक जो सुचालक धातु है मेरे साथी उसका नाम है
चांदी, उसका नाम क्या है? चांदी। चांदी जो है ना वो सबसे अधिक सुचालक धातु है, सबसे अधिक करंट पैदा करती है। क्लियर है बात है? तो सबसे अधिक जो चालक धातु हो जाएगी वो आपकी चांदी हो जाएगी। और सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। सबसे अधिक तन्य धातु सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। और खींच करके तार के रूप में बदलना क्या कहलाता है साथी? तन्यता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात है? चलिए फिर आगे बात करते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे से पढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पढ़ लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन? 15 नंबर क्वेश्चन है कि मुंह की परत बनी होती है, जो हमारे मुंह की जो परत होती है अंदर की, वो किसके द्वारा बनी होती है? इतना तो हमें पता है कि इपिथेलियल ऊतक के द्वारा बनी होती है, लेकिन इपिथेलियल ऊतक के भी कुछ उदाहरण हैं, कुछ मतलब वो हैं प्रकार हैं। उन प्रकार में से हमें याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको दे रखा है घनाकार उपकला। घनाकार उपकला, ये जो घनाकार उपकला होता है इसको हम आयत फलकी भी कह सकते हैं। आयत फलकी उपकला, आयत फलकी उपकला। तो जो आपका आयत फलकी जो उपकला होता है मेरे प्यारे साथी, ये क्या करता है? ये जो आपका आयत फलकी या फिर घनाकार जो उपकला होता है साथी, ये हमारी जो वृक्क होती है, हमारी जो किडनी होती है, हमारा जो वृक्क होता है, वृक्क यानी किडनी, इस किडनी की जो परत होती है, इस परत का जो निर्माण है, वो किसके द्वारा होता है? तो वो आपके घनाकार उपकला या फिर आयत फलकी उपकला के द्वारा होता है, या फिर क्यूबोइडल जो आपका एपिथेलियल ऊतक होता है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? यानी वृक्क यानी किडनी की परत का निर्माण होता है। क्लियर है बात है? इसी प्रकार से हम बात करते स्तंभाकार जो आपका उपकला होता है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे साथी, जो आपका स्तंभाकार जो उपकला ऊतक होता है इसके द्वारा एक तो आपकी श्वास नली और एक आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब, ये पाई जाती है महिलाओं के अंदर। फेलोपियन ट्यूब है ना। इसके साथ साथ आपकी जो मूत्रवाहिनी होती है, मूत्रवाहिनी, इनकी जो परत बनी होती है, इनकी जो परत होती है, इनकी परत का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? तो आप कहोगे स्तंभाकार उपकला ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्तंभाकार उपकला ऊतक के द्वारा। श्वास नली, फेलोपियन ट्यूब, मूत्रवाहिनी की जो परत है उसका निर्माण स्तंभाकार उपकला ऊतक के द्वारा होता है। एक आपको दे रखा है पपड़ीदार उपकला, और इस पपड़ीदार उपकला का दूसरा नाम है स्क्वेमस उपकला या फिर इपिथेलियल। स्क्वेमस इपिथेलियल जो है ना साथी, इसके द्वारा मुंह की जो परत होती है, मुंह की परत, इसका निर्माण होता है। इसके साथ साथ हमारी जो आहार नाल होती है, आहार नाल जो होती है, आहार नाल, उसकी परत का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? इस पपड़ीदार के द्वारा होता है। और हमारी जो जीभ होती है, जीभ की जो परत बनी होती है वो भी किसकी बनी होती है? इस पपड़ीदार परत की बनी होती है या फिर पपड़ीदार उपकला ऊतक की बनी होती है। और आपको यही पूछा था कि मुंह की जो परत बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो आप कहोगे पपड़ीदार उपकला की। ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरे साथी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, उनमें से सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो साथी बड़े अंग की बात करते हैं तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है उसका नाम है त्वचा। सबसे बड़ा जो अंग है उसका नाम है त्वचा। हमारी जो त्वचा है बहुत बड़ी है, हमारी त्वचा वो एक प्रकार का अंग है। और साथियों जो हमारी त्वचा होती है, इस त्वचा की अगर हम बात करते हैं तो इस त्वचा की जो ऊपरी जो परत होती है, इस त्वचा की जो ऊपरी परत होती है, इस ऊपरी परत को कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। हमारी त्वचा की जो ऊपरी परत है उसको क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। इस त्वचा का जो निर्माण है, इसका निर्माण है वो कौन सा ऊतक करता है? तो साथी मैंने अभी आपको बताया था स्क्वेमस इपिथेलियल बताया था ना मैंने आपको, पपड़ीदार उपकला ऊतक। तो ये जो आपका स्क्वेमस इपिथेलियल होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सरल और एक होता है आपका स्तरीय।
स्ट्रेटिफाइड, जिसको हम स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड, 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 है ना। तो एक होता है आपका स्तरीय, यानी जिसके ऊपर परत पाई जाए, स्तर पाए जाए उनके, और एक होता है आपका स्तरल, एक होता है आपका सरल। तो आपकी जो त्वचा होती है, त्वचा, इसके अंदर एक चमड़ी के नीचे दूसरी त्वचा और है, उसके नीचे एक और है, इसके अंदर स्तर पाए जाते हैं। तो हमारी जो त्वचा का जो निर्माण होता है वो इस स्तरीय या फिर स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियल के द्वारा होता है, इपिथीलियल के द्वारा होता है। यह बात भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी त्वचा का जो निर्माण है वो किस उपकला उत्तक के द्वारा होता है, तो उस उत्तक का नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियल। यानी कहने का मतलब, इस स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्तरीय, और स्क्वेमस का मतलब होता है पपड़ीदार, स्क्वेमस पपड़ीदार, यानी, और इपिथीलियल का मतलब होता है उपकला। ठीक है, तो हमारी जो त्वचा होती है वो स्तरीय पपड़ीदार उपकला उत्तक की बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियल उत्तक की बनी होती है। क्लियर है ना बात, समझ में आई ना बात। तो ये बात आपको याद रखनी थी त्वचा के बारे में। सबसे बड़ा अंग जो होता है हमारे शरीर का, वो सबसे बड़ा अंग होता है वो त्वचा होती है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी होती है यकृत, यकृत बोले तो लीवर, लीवर आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं साथी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा उत्तक पाया जाता है, या फिर क्या पाया जाता है, कौन सा उत्तक पाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए साथी, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका जो उत्तक है, तंत्रिका उत्तक हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। अगर हम वसा उत्तक की बात करते हैं, वसा उत्तक, ये जो वसा उत्तक है मेरे साथी, इसका दूसरा नाम है एडिपोज उत्तक, इसको हम एडिपोज उत्तक के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एडिपोज उत्तक जो होता है ना, ये क्या होता है, मान लो ये हमारा कोई अंग है, ये मान लो कोई हमारा अंग है, तो इस अंग के, और ये हमारी बाहर की त्वचा है, ये क्या है? हमारी त्वचा, ये हमारी त्वचा है। तो इस अंग के और इस त्वचा के बीच में, इसके बीच में इस प्रकार से परत के रूप में कौन मिलेगा आपको? ये एडिपोज उत्तक मिलेगा। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछा था कि हमारा जो ये जो अंग होता है और हमारी जो त्वचा होती है, इसके बीच में जो आपका उत्तक होता है, उस उत्तक का नाम क्या है? तो उस उत्तक का नाम है साथी वसा उत्तक। और वसा उत्तक को हम क्या कहते हैं? एडिपोज उत्तक भी कहते हैं। और ये क्या करता है एडिपोज उत्तक? ये अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। अंगों को क्या करता है? अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य वो किसका है? इस वसा उत्तक का है। यानी बाहर से अगर कोई चोट लगती है तो इस अंग को नहीं लगने देता। कौन सा उत्तक? ये हमारा वसा उत्तक। क्लियर है ना बात? समझ में आई ना अच्छे से? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है? निम्न में से कौन सा पशु उत्तक नहीं है? अगर आप साथी इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए देखो क्या है। पशु मतलब जंतु ही होता है एक प्रकार का पशु। तो जंतु उत्तक इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो अगर हम पेशी उत्तक की बात करते हैं तो ये जंतुओं के अंदर पाया जाता है। अगर हम संयोजी उत्तक की बात करते हैं तो संयोजी उत्तक के अंदर हमारे रक्त और हड्डी आती हैं, तो ये सभी जंतुओं में होता है। अगर हम उपकला उत्तक की बात करते हैं तो हमारी त्वचा का निर्माण, हमारी मुंह की परत, कोई भी अंग है उसकी आंतरिक और बाहरी परत बनाना, आहार नली, श्वास नली, जितने भी अंग है ना, उनकी बाहर की और अंदर की परत बनाने का काम आपका उपकला उत्तक का होता है। और तंत्रिका उत्तक ये भी मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण करता है। तो सभी के सभी क्या है? आपके जंतु उत्तक हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को बोर्ड ने, आरआरबी का जो बोर्ड है साथी, उसने क्या कर दिया था? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। अगर इसमें एक नाम कोई और होता, आपका पादप उत्तक का नाम होता, जैसे मान लो इसमें पेरेनकाइमा होता, जाइलम होता, फ्लोएम होता, तो आपका वो उत्तर हो जाता। क्लियर है बात है? तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे आपके जंतु उत्तक हैं। जंतु उत्तक जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। जंतु उत्तक कितने होते हैं? 4 होते हैं। जंतु उत्तकों की संख्या आपकी 4 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं? पेशी उत्तक हो गया, संयोजी उत्तक हो गया, उपकला उत्तक हो गया, आपका तंत्रिका उत्तक हो गया। ये 4 आपके जंतु उत्तक होते हैं। और आपको यही पूछा था कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक नहीं है। तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि चारों के चारों ही आपके क्या हैं? पशु उत्तक हैं। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। अगर इसके अलावा कोई और होता ऑप्शन में तो वही आपका उत्तर हो जाता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
19 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। कौन सा उत्तक हमारे अंदर की जो मुंह है ना, मुंह के अंदर की दीवार को बनाता है? तो देखो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं बी की, इसमें दे रखा है सरल स्क्वेमस इपिथेलियल, और एक है आपका ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है सी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है स्त्रीकृत स्क्वेमस इपिथेलियल। ये दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो अभी भी मैंने बताया था स्त्रीकृत जो होता है ना, स्त्री यानी जिसके अंदर स्तर पाए जाते हैं, तो ये किसका निर्माण करता है? ये हमारी त्वचा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? त्वचा का निर्माण। और जो सरल जो स्क्वेमस इपिथेलियल होता है, ये सिर्फ क्या करता है, इसमें एक परत पाई जाती है, इसमें 2-3 परत नहीं पाई जाती, इसके अंदर 2-3 परत पाई जाती है, जैसे हमारी त्वचा के ऊपर 2-3 परत पाई जाती हैं। तो ये सरल स्क्वेमस इपिथेलियल क्या करेगा साथी, ये हमारी मुंह की जो परत होती है, मुंह की जो परत होती है, अंदर की परत, बाहर मुंह की जो अंदर की परत है, मुंह के बाहर की जो परत है ना, वो एक त्वचा का रूप है। तो मुंह के बाहर की जो परत है, मुंह के बाहर की जो परत है, वो तो कौन बनाता है? वो तो बनाता है आपका स्त्रीकृत। क्यों? क्योंकि मुंह के बाहर की जो परत है ना, वो त्वचा का रूप है, इसलिए वो कौन करेगा उसका निर्माण? स्त्रीकृत स्क्वेमस इपिथेलियल उत्तक करेगा। और हमारे मुंह की जो अंदर की परत है, मुंह की कौन सी परत? आंतरिक परत, उसका निर्माण हमारा करेगा सरल स्क्वेमस इपिथेलियल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना बात? तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल किस में मौजूद होता है? और जो आपका स्ट्रेटिफाइड होता है, उस स्ट्रेटिफाइड किसको कहा जाता है? इस स्त्रीकृत को कहा जाता है। इस स्त्रीकृत का ही दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड। क्या नाम है? स्ट्रेटिफाइड। इसको ही कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल। और ये किसका निर्माण करता है साथी? तो ये हमारी त्वचा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? त्वचा का निर्माण। तो जो स्ट्रेटिफाइड या फिर स्त्रीकृत जो स्क्वेमस इपिथेलियल होता है, वो हमारी त्वचा का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? तो ये थी साथियों जो हमारा उत्तक का जो टॉपिक है, वो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से कांटेक्ट अगर आप करते हैं, कोई आप मेरे को क्वेश्चन भेजते हैं, तो उस क्वेश्चन का जो डाउट है वो मैं आपका सोल्व कर सकता हूं अच्छे से। आपके लिए पूरा टाइम मैं आपको दूंगा। और मेरे से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो क्लास को आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, अपने दोस्तों को जोड़ेंगे, जिससे कि उनको भी पढ़ने का मौका मिले, थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन मिले। और साथ ही मैं आपको क्या बताऊं, नाइट ड्यूटी चल रही है। नाइट ड्यूटी कर करके इस सर्दी के मौसम में, थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, तो नाइट ड्यूटी में बीमार हो गया हूं, बुखार है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं क्लास लेके आया हूं। अगर आप देखोगे मेरे पीछे की क्लास और आज की क्लास, उसमें आपको फर्क मिलेगा। इतनी मेरे में ऊर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लास देने की कोशिश करूंगा, करता हूं और करूंगा। आपकी क्लास मिस न हो, इसलिए मैं रोजाना कोशिश करता हूं कि जितना भी टाइम मेरे को मिले ड्यूटी के बाद, मैं आपको टाइम ज्यादा से ज्यादा दूं, अच्छे से कंटेंट आपके लिए मैं तैयार करूं, अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊं, जिससे कि आपकी तैयारी में आपको बूस्ट देखने को मिले। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप साथी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया पढ़ाने का तरीका या मेरा चैनल, तो साथी आप सब्सक्राइब न करें, क्योंकि कोई काम की चीज नहीं है। अगर आपको पसंद आया है तो ही सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, आपका पीडीएफ भी मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे वहां पर पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए साथी जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आपका भाई आपके साथ है, बस बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते, तब तक के लिए राम राम दोस्तों, धन्यवाद।